पीहू अपना हाथ आगे करती है, उस छोटे से खरगोश के बच्चे को पकड़ने जाती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। पीहू अपना मुंह साइड में करके देखती है तो अपनी प्यारी क्यूट आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल पीहू का हाथ छोड़ो, पीहू को छोटे खरगोश को बाहर निकालना है। देखे वो छोटा खरगोश फंस गया है, पीहू का हाथ छोड़ो ना राक्षस अंकल। त्रियांश पीहू को देख अपनी कॉल्ड वॉइस में कहता है, अपनी इस नीली बड़ी बड़ी आंखों का अच्छे से इस्तेमाल किया करो लिटिल कीटन, देखो वहाँ कांटे हैं, तुम्हारे छोटे नाजुक हाथों में लग जाएंगे। पीहू अपनी नीली क्यूट से आंखों को इस झाड़ की तरफ करती है और देखती है तो वहाँ गुलाब के झाड़ भी थे जिसके झाड़ों पर कांटे लगे हुए थे। ये देखकर पीहू अपनी नीली आंखों को बड़ा बड़ा करके त्रियांश को देखती है और अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल मैंने देखा नहीं, अब उस छोटे खरगोश को कौन बाहर निकालेगा। त्रियांश कुछ नहीं बोलता है, कहा उसे कोई फर्क पड़ने वाला था उस खरगोश से हार्टलेस कहीं का। पर तभी पीहू की आंखों में चमक आती है, वो जल्दी से त्रियांश को देख अपनी प्यारी आवाज से त्रियांश को देख बोलती है, राक्षस अंकल उस छोटे खरगोश को बाहर निकालो ना, पीहू को इसके साथ खेलना है। इतना बोल के पीहू उसे अपनी नीली मासूम आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगती है। त्रियांश उसका इतना प्यारा फेस देखकर उसके दिल में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे महसूस करके त्रियांश गहरी सांस लेता है और पीहू की नीली आंखों में देखने लगता है। वही त्रियांश को न हिलता देखकर पीहू अपना क्यूट से पप्पी फेस बनाकर त्रियांश को देखते हुए अपनी प्यारी आवाज का इस्तेमाल करके कहती है, राक्षस अंकल उस छोटे खरगोश को निकालो ना, पीहू को उसके साथ खेलना है, निकालो ना राक्षस अंकल उसे बाहर जल्दी से। त्रियांश उसकी नीली बड़ी बड़ी आंखों को देख उसका क्यूट सा फेस देखकर अपने आप से बोलता है, कितना क्यूट इमोशनल अत्याचार कर रही है। इतना बोल के त्रियांश अपना हाथ आगे करता है ताकि उस खरगोश को बाहर निकाल सके, पर तभी उसका हाथ वहीं रुक जाता है और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो अपना हाथ पीछे लेकर पीहू को देखता है। पीहू जो खुश थी कि उसका छोटा सा खरगोश अभी बाहर आ जाएगा और वो उसके साथ खेलेगी, पर जब त्रियांश अपना हाथ पीछे लेता है तो पीहू का मुंह उतर जाता है और वो अपनी नीली टिमटिमाती आंखों से त्रियांश को देखने लगती है। त्रियांश उसकी नीली आंखों में देख रहा था, तभी उसे पीहू की क्यूट आवाज आती है, राक्षस अंकल उसे निकालो ना। तभी त्रियांश अपने फेस पर ईवल स्माइल लिए पीहू को देख कहता है, मैं उस छोटे खरगोश को बाहर निकाल दूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा। इतना बोल के वो पीहू को छोटे गुलाबी होठों को देखने लगता है। पीहू त्रियांश की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहती है, मैं आपको अपना चॉकलेट दूंगी, अब निकालो उसे बाहर। त्रियांश का मुंह बन जाता है चॉकलेट का नाम सुन के और वो अपने आप से बोलता है, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो चॉकलेट खाऊंगा। तभी पीहू अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रियांश के बड़े बाजू को पकड़ के हिलाते हुए बोलती है, राक्षस अंकल मैंने कहा ना आपको चॉकलेट दूंगी, अब निकालो ना छोटे खरगोश को बाहर, उसे दर्द हो रहा होगा, कब से वहाँ फंसा है, उसे जल्दी से निकालो ना। त्रियांश उसके कहने से अपने होश में आता है और पीहू को देख कहता है, मुझे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ मीठा खाना है। खाने के बाद तभी पीहू बोलती है, तो मैं आपके लिए मीठा लेके आऊंगी, अब निकालो उसे बाहर। तभी त्रियांश पीहू को होठों को ललचाई नजरों से देखते हुए बोलता है, पहले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम खाना खाने के बाद मेरे रूम में आओगी, क्योंकि मुझे मीठा जो खाना है। पीहू त्रियांश की बात समझ नहीं पाती है, कैसे समझेगी, बच्ची जो है अभी भी उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, उसे लगता है कि कुछ मीठा यानी ही मीठा। आप लोग समझ ही गए होंगे। पीहू जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है, हाँ मैं मीठा लेके आऊंगी आपके पास, अब निकालो ना उसे। त्रियांश उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और जल्दी से अपना हाथ आगे करता है, तभी उसके हाथों में वो कांटे लगते हैं जिसे त्रियांश की स्किन पर कुछ खरोच आती है, पर उसे त्रियांश को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना हाथ आगे ले जाके उस छोटे से खरगोश को पकड़ लेता है और उसे बाहर लेके आता है। त्रियांश के हाथ पर खरोच के निशान थे जिसे पीहू देख लेती है, तभी उसकी नीली आंखों में पानी भर आता है और वो त्रियांश का बड़ा हाथ अपने नन्हे नन्हे हाथों में पकड़ के बोलती है, राक्षस अंकल आपको चोट लग गई है। पीहू की आंखों में पानी देखकर त्रियांश को अच्छा नहीं लगता है, वो अपना हाथ पीछे खींचता है और बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी पीहू तपाक से बोलती है, पर आपको लग गई है ना, आपको दर्द हो रहा होगा ना। त्रियांश उसकी बात सुनकर कहता है, नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। त्रियांश सच ही तो कह रहा था, इतनी छोटी खरोच से उसे कहाँ दर्द होने वाला था और उसे दर्द हो भी नहीं रहा था। पीहू उस छोटे खरगोश को अपने सीने से लगा लेती है, ये देखकर त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है। वो उस छोटे खरगोश को खा जाने वाली नजरों से देखता है, क्योंकि वो उसके लिटिल कीटन के सीने से लगा हुआ था जो उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपना हाथ आगे करता है उस खरगोश को अलग करने के लिए पीहू के सीने से, कि तभी वहाँ एक मेड आती है और उन दोनों को देखकर अपना सिर झुकाकर बोलती है, खाना खाने के लिए चलिए सर।
पीहू जो खरगोश को देख रही थी उसके कानों में खाने का जिक्र सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो अपनी नीली प्यारी आंखों को टिमटिमाते हुए उस मेड को देख बोलती है, खाना हो गया पीहू, अभी आए खाना खाने। पीहू को भूख की लगी है, चलो चलते हैं खाना खाने। इतना बोल के पीहू जल्दी से खड़ी हो जाती है और जाने लगती है कि त्रियांश उसका हाथ पकड़ लेता है। पीहू जो आगे जा रही थी वो रुक जाती है। पीहू जल्दी से पीछे मुड़ के त्रियांश को देखती है तो त्रियांश उस मेड को वहां से जाने का इशारा करता है। वो मेड वहां से निकल जाती है। पीहू उसे अपनी नीली आंखों से टिमटिमाते हुए देख कहती है, राक्षस अंकल छोटो पीहू को भूख की लगी है, पीहू को यम्मी यम्मी खाना खाना है। त्रियांश पीहू की बात सुनकर उसे अपने पास खींचता है, उसे अपने आप से पूरा चिपका लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, याद है ना, खाना खाने के बाद मेरे रूम में आओगी, पता है ना, मुझे मीठा खाना है। इतना सब कहते हुए त्रियांश का अंगूठा पीहू के होठों पर चल रहा था। पीहू जल्दी जल्दी अपना सिर जोर जोर से हाँ में हिला देती है 2 से 3 बार और प्यारी आवाज में बोलती है, पीहू बहुत इंटेलिजेंट है, पीहू कुछ नहीं भूलती है, पीहू आपके रूम में जरूर आएगी मीठा लेके, अब पीहू को छोड़ो, पीहू को खाना खाना है। त्रियांश उसकी मासूमियत देखकर डेविल स्माइल करते हुए पीहू को छोड़ देता है तो पीहू जाने लगती है तो त्रियांश भी पीहू को देखते हुए उसके पीछे निकल जाता है। डॉट 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 वीर सिया में पूरा खो गया था। वही सिया उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी पर उसे हिला भी नहीं पा रही थी और वीर उसे तो अब कुछ याद ही नहीं था, वो बस सिया को किस करे जा रहा था। तभी वीर को अपने मुंह में कुछ नमकीन सा स्वाद आता है जिसे टेस्ट करके वीर अपने होश में आता है और अपनी आंखों को खोलकर सिया को देखता है जिसकी आंखें बंद थी पर उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वही आंसू वीर के मुंह में चले गए थे जिसे उसे नमकीन वाला स्वाद आ रहा था। वीर सिया को रोता देखकर जल्दी से उसे दूर होता है। वीर के दूर होते ही सिया लंबी लंबी सांस लेने लगती है। वीर उसके चेहरे को देख रहा था जो आंसू से भरा हुआ था और उसकी सांस उखड़ रही थी। सिया खुद को नॉर्मल करती है और वीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। वीर को अपने आप को देखता पाकर सिया फिर से डर जाती है। वीर जो उसे दूर हुआ था वो एक कदम आगे आता है, उसे अपने पास आता देखकर सिया के लगता है कहीं वीर उसे फिर से ना किस करने लग जाए, इसलिए वो जल्दी से वीर को धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। वीर को आगे आ रहा था, इसके लिए तैयार नहीं था, उसे नहीं लगा था कि सिया उसे धक्का देगी, इसलिए सिया के धक्का देने से वीर 2 कदम पीछे हो जाता है जिसका फायदा उठाकर सिया भाग जाती है। सिया को भागता देखकर वीर अपनी आंखों को छोटा करके उसे देखता रहता है, उसकी मुठियां कस जाती है, वो भागते हुए सिया को ही देखता रहता है। वही सिया अंदर आती है तो शीला जी उसे खाना खाने बुला लेती है। सिया जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और शीला जी के पास चली जाती है। वो शीला जी को देख सोचती है कि उन्हें वीर के बारे में बता दे, यही सोचकर सिया शीला जी के पास जाती है पर शीला जी कुछ काम कर रही थी, वो उन्हें कुछ बता नहीं पाती है। वीर भी घर के अंदर आता है और ऊपर चला जाता है फ्रेश होने। त्रियांश भी अपने रूम में था। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे। शीला जी भी बैठी थी, सिया उनके बाजू में बैठी थी तो सिया सोचती है अभी बता देती हूँ। इतना सोचकर सिया अपना मुंह खोलती है कि तभी उसकी नज़र वीर पर जाती है जो नीचे आ रहा था। उसकी नज़र सिया पर ही थी। उसे देख सिया की सीटी पीटी गुल हो जाती है, उसका मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है। वो जल्दी से शीला जी के साड़ी का पल्लू पकड़ लेती है। उसे अपना पल्लू पकड़ता देखकर शीला जी सिया को देख बोलती है, क्या हुआ सिया बच्चा? सिया कुछ नहीं बोलती है। वो वीर को एक नज़र देखती है और अपना सलाइवा गटकते रह जाती है, उसे काफ़ी डर लग रहा था। वही त्रियांश की नज़र सिया पर जाती है। उसे इतना डरा हुआ देखकर त्रियांश समझ जाता है सिया वीर से डर रही थी और उसका डरना लाजमी था, जो वीर ने उसके साथ किया था। कोई भी डर जाए यार, और वो तो सिया है पहले से ही डरपोक, और इसमें वीर ने ये सब कर दिया था। त्रियांश ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और चेयर पर आके बैठ जाता है। सब लोग अपना अपना खाना खा रहे थे। वही पीहू मजे से अपना खाना खा रही थी। त्रियांश की तिरछी नज़र पीहू पर ही थी। वही पीहू तो अपने खाने में मग्न थी। थोड़ी देर बाद पीहू का खाना हो जाता है। इतनू सा तो खाती थी, फिर सिया का भी हो जाता है। सिया भी कहाँ ज़्यादा खाती थी, फिर आनंदी जी और शीला जी का हो जाता है। धनुज जी खाना खाते हुए त्रियांश को देख रहे थे। उन्हें रह रह कर वही सब याद आ रहा था, कैसे त्रियांश आया और उसकी कंपनी को बचाया था, कैसे उसने सबके सामने उसे डैड कहा था। यही सब याद करके उनकी आंखों में हल्का सा पानी भर आता है। ये खुशी के आंसू थे, वो अपने बेटे को आंख भर के देखना चाहते थे और वही कर भी रहे थे। वही त्रियांश अपने खाने में मग्न था क्योंकि पीहू का खाना हो गया था, वो वहां से चली गई थी। अब वो अपने खाने पर कंसंट्रेट कर रहा था। वीर भी अभी भी खाना खा रहा था। अब सबका खाना हो गया था पर त्रियांश और वीर अभी भी लगे हुए थे। कुछ देर बाद उनका भी हो जाता है, वो भी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं।
त्रियांश अपने रूम में जा रहा था, तभी उसकी नज़र आनंदी जी के रूम पर जाती है जहां पीहू आनंदी जी के साथ सोती थी। त्रियांश उस रूम को एक नज़र देखता है और अपने रूम में चले जाता है। उसे लग रहा था कि पीहू आएगी। वही आनंदी जी पीहू को लेके अपने रूम में थी। उनके चेहरे पर टेंशन थी पीहू को लेके, क्योंकि कल रात त्रियांश उसके रूम से पीहू को लेके चला गया था और आनंदी जी को पता भी नहीं चल था कहीं आज भी त्रियांश पीहू को लेके अपने रूम में ना चला जाए। यही सोचकर उन्हें टेंशन हो रही, वो एक नज़र पीहू को देखती है जो डोडो के साथ खेल रही थी। वह उसे त्रियांश ने अपने रूम में बुलाया था और ये महारानी यहाँ खेल रही है। पीहू को देखकर लग भी नहीं रहा था कि उसे याद भी है कि उसे त्रियांश ने बुलाया है। वो मस्त से खेल रही थी। आनंदी जी उसे ही देख रही थी, तभी उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वो खड़ी होती है और एक ड्रावर में से एक रस्सी निकालती है और पीहू के पास आती है। पीहू जो डोडो के साथ खेल रही थी, आनंदी जी उसका डोडो लेती है और पीहू को देख बोलती है, पीहू बच्चा बस अब सो जाओ, कल खेलना। इतना बोल के आनंदी जी अपने हाथ में रस्सी का एक कोना बांधती है और उसी रस्सी का एक कोना पीहू के हाथ में बांधती है, जिसे अगर त्रियांश आ भी जाए और पीहू को ले जाने लगे तो आनंदी जी को पता चल जाए। वही पीहू कभी उस रस्सी को टुकुर टुकुर देखती है तो कभी आनंदी जी को देखती है टुकुर टुकुर। फिर अपनी प्यारी क्यूट आवाज में बोलती है, मम्मा आप पीहू को क्यों बांध रही हो? पीहू ने कोई शैतानी नहीं की है, पीहू तो डोडो के साथ खेल रही थी, तो आपने पीहू को क्यों बांधा है? पीहू को खोलो ना मम्मा। आनंदी जी पीहू की बात सुनकर उसके पास बैठते हुए बोलती है, मुझे पता है पीहू ने कोई शैतानी नहीं की है, पर क्या है ना, यहाँ एक शैतान है जो रात को आता है और छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है। कहीं वो शैतान तुम्हें ना ले जाए रात को, इसलिए सेफ्टी के लिए पीहू की मम्मा ने पीहू को अपने पास रखने के लिए पीहू के हाथ को बांधा है। पीहू आनंदी जी की बात सुनकर अपना मुंह बड़ा खोल के आनंदी जी को देखते हुए बोलती है, हाँ मम्मा रात को शैतान आता है। तभी आनंदी जी हाँ में सिर हिला देती है तो पीहू जल्दी से आनंदी जी के पास खिसक जाती है और अपनी मासूम आवाज में बोलती है, मम्मा अब वो शैतान पीहू को नहीं लेके जाएगा ना। तभी आनंदी जी पीहू को देख कहती है, हाँ अब वो शैतान पीहू को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि पीहू के मम्मा ने उसे अपने आप से जो बांध कर रखा है। पीहू भी उनकी बात सुनकर खुश हो जाती है। बेचारी पीहू सब उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। आनंदी जी पीहू को अपने गले से लगाकर लेट जाती है। वही पीहू तो भूल ही गई थी उसे राक्षस अंकल के पास जाना था, वो भी आनंदी जी के गले लगकर सो गई थी। वही दूसरी तरफ त्रियांश सोफे पर बैठकर काम कर रहा था लैपटॉप में, पर उसकी नज़र बार बार डोर पर जा रही थी। उसे लग रहा था कि पीहू अब आएगी, पीहू अब आएगी, पर उसे क्या पता था वो तो सो गई। बेचारा त्रियांश उसकी राह देख रहा था और अपना काम कर रहा था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। अब रात के 12 बजे बज रहे थे, अभी तक पीहू नहीं आई थी। ये देखकर त्रियांश का दिमाग खराब हो गया। अब उसे गुस्सा आ रहा था, उसे पीहू चाहिए थी अभी के अभी, पर वो है कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब त्रियांश गुस्से से लैपटॉप बंद करता है। वो इतना गुस्से में था कि लैपटॉप इतना जोर से बंद करता है कि उसकी आवाज़ रूम में गूंज जाती है। वो गुस्से से खड़ा होता है और बालकनी में चला जाता है और सिगार निकाल कर उसे जलाकर उसके लंबे लंबे कस लेने लगता है और अपने अंदर के गुस्से को शांत करने लगता है। उसके अंदर कितना गुस्सा भरा पड़ा है उसके चेहरे से साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उसका चेहरा गुस्से से काँप रहा था। वही दूसरी तरफ पीहू की नींद खुल जाती है। वो अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए आनंदी जी को देखती है जो सो रही थी। फिर पीहू आनंदी जी को जगाते हुए कहती है, मम्मा पीहू को सुसु जाना है, पीहू का हाथ खोलो ना। आनंदी जी उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाती है और पीहू की बात सुनकर उसका हाथ खोल देती है। पीहू उठकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद पीहू बाहर आती है और तभी उसे याद आता है कि उसे राक्षस अंकल ने मीठा लेके बुलाया था। पीहू को याद आते ही पीहू बाहर जाने लगती है कि तभी आनंदी जी बोलती है, पीहू बच्चा कहाँ जा रही हो? तभी पीहू पीछे मुड़कर आनंदी जी को देखकर अपनी क्यूट आवाज में बोलती है, मम्मा रुको पीहू अभी आए। इतना बोल के पीहू रूम से बाहर भाग जाती है और जल्दी से किचन में घुस जाती है। वहाँ कुछ सर्वेंट काम कर रहे थे, जैसे रात के बर्तन साफ करना। पीहू को देखकर एक सर्वेंट प्यार से बोलती है, पीहू बच्चा क्या चाहिए? पीहू अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देख अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, पीहू को कुछ मीठा चाहिए, वो राक्षस अंकल के लिए लेके जाएगी। वो सर्वेंट कुछ समझ नहीं पाती है पीहू की बात, उसे अजीब लगता है। राक्षस अंकल सुन कर पर जब मीठा मांगती है तो वो देने लगती है, क्योंकि उसे
पीहू के बारे में अच्छे से पता था। पीहू का दिमाग बच्चों जैसा है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलती है और फ्रिज से गुलाब जामुन निकाल के पीहू को देती है। गुलाब जामुन देख के पीहू के मुंह में पानी आता है और वो वहीं पर किचन के स्लैब पर बैठकर अपने दोनों पैरों को हिलाते हुए मजे से गुलाब जामुन खाने लगती है। वही सब सर्वेंट पीहू को देख मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि पीहू लगी इतनी क्यूट रही थी गुलाब जामुन खाते हुए। पीहू फिर से त्रियांश को भूल जाती है खाने के चक्कर में। बेचारा त्रियांश। पीहू गुलाब जामुन खत्म करती है और जाने लगती है। जाते जाते रुक जाती है और अपने सिर पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मारकर बोलती है, पीहू तुम्हें तो राक्षस अंकल के लिए लेके जाना था ना, तुमने क्यों खाया। इतना बोल के वो फिर से किचन में आती है और उनसे गुलाब जामुन मांगती है। वो लोग भी दे देते हैं, कुछ बोलते नहीं है। पीहू उस गुलाब जामुन को लेके त्रियांश के रूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी आनंदी जी बाहर आती है। वो पीहू को देख बोलती है, पीहू बच्चा कहाँ गई थी और ये गुलाब जामुन किसी लिए लाई हो, देखो रात को इतना मीठा खाते नहीं है। तभी पीहू तपाक से बोलती है, नहीं मम्मा ये मेरे लिए नहीं है, राक्षस अंकल के लिए है। आनंदी जी पीहू की बात सुनकर उसे देखती है और कहती है, तो तुम कीव लेके जा रही हो। तभी पीहू अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, मम्मा वो राक्षस अंकल ने कहा था रात को मेरे रूम में आना, उन्हें मीठा खाना है, इसलिए पीहू उनके लिए मीठा लेके जा रही है। इतना बोल के पीहू जाने लगती है। वही ये बात सुनकर आनंदी जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आनंदी जी समझ जाती है त्रियांश को क्या खाना था। अब आनंदी जी बच्ची तो नहीं है ना जो उन्हें त्रियांश की बात समझ ना आए। आनंदी जी जल्दी से पीहू को पकड़ लेती है और एक सर्वेंट को बुलाकर गुलाब जामुन उसके हाथ में रखकर बोलती है, जाओ जाके त्रियांश को दे आओ, उसे मीठा खाना है। इतना बोल के आनंदी जी पीहू को अपने साथ लेके चली जाती। पीहू आनंदी जी को देख अपनी प्यारी मासूम आवाज में बोलती है, मम्मा राक्षस अंकल को मीठा खाना था ना, मैं देखे आती ना, उन्होंने कहा था तुम आना, पर पीहू तो भूल गई थी। जब पीहू को याद आया तो पीहू उनके लिए मीठा लेके जाने लगी। आनंदी जी पीहू को देखती है, उसकी बच्ची कितनी मासूम है, कोई भी उसे अच्छे से बेवकूफ़ बना सकता है, और वही त्रियांश भी कर रहा था। आनंदी जी जल्दी से पीहू को अपने सीने से लगा लेती है, क्योंकि उन्हें अब डर लग रहा था कहीं कोई उसकी बच्ची की मासूमियत का फ़ायदा गलत तरीके से ना उठा ले, क्योंकि पीहू को कुछ भी पता नहीं था इस दुनिया के बारे में कि कितने चालाक लोग रहते हैं। उनके मन में एक अलग ही दुविधा चल रही थी जो जायज़ भी थी। वही दूसरी तरफ त्रियांश गुस्से में अभी भी सिगार का कस भर रहा था। उसका गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। तभी डोर नॉक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। डोर नॉक की आवाज़ सुनकर त्रियांश का गुस्सा कहीं गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे लगा पीहू आई होगी, इसलिए वो सिगार को अपने पैरों तले रौंद देता है और लंबे लंबे कदम लेके डोर की तरफ जाता है। जैसे ही त्रियांश डोर ओपन करता है वैसे ही उसके चेहरे की स्माइल चली जाती है। जहाँ अभी स्माइल थी वहाँ अभी फिर से गुस्से ने अपनी जगह बना ली थी। वो सर्वेंट त्रियांश के सामने गुलाब जामुन का बाउल करते हुए बोलती है, सर आपको मीठा खाना था ना। त्रियांश जो गुस्से में भरा पड़ा था उसका गुस्सा दुगना हो जाता है। पहले तो पीहू डोर पर नहीं थी, ऊपर से ये सर्वेंट उसे मीठा देने आई थी। त्रियांश को तो कुछ और ही मीठा खाना था। उसकी बात सुनकर त्रियांश का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। त्रियांश अपनी क्रिपी वाइज में बोलता है, किसने कहा मुझे मीठा खाना है और पीहू कहाँ है। त्रियांश सीधा सीधा उस सर्वेंट से जवाब करता है। वो आगे की कुछ नहीं सोचता है। वो सर्वेंट त्रियांश की बात सुनकर थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि इतनी रात को पीहू का यहाँ आना उसके लिए काफ़ी बड़ी बात थी, पर वो अपने सवाल अपने अंदर ही रखती है और त्रियांश को देखकर अपना सिर नीचे करके बोलती है, सो वो पीहू मैडम अपने रूम में है, वो किचन में आई थी मीठा लेने और मीठा लेके आ भी रही थी, पर आनंदी मैडम उन्हें अपने साथ रूम में ले गई और मुझे भेजा है ये गुलाब जामुन देने आपको। त्रियांश उसकी बात सुनकर सब समझ जाता है कि पीहू उसके पास आ रही थी, पर आनंदी जी ने आने नहीं दिया। अब तो त्रियांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सर्वेंट गुलाब जामुन का बाउल त्रियांश के सामने करती है, जिसे देख त्रियांश गुस्से से उसके हाथ से वो बाउल छीनता है, आउट वहीं पे दे मारता है जोर से जमीन पर, क्योंकि उसे पीहू की तलब लगी थी बहुत बुरे तरीके से। उसे अब बस पीहू चाहिए थी। त्रियांश का ऐसा बिहेवियर देखकर सर्वेंट 2 कदम पीछे चली जाती है। त्रियांश उसे गुस्से से देखकर डोर उसके मुंह पर धड़ाम से बंद करता है। उसने इतने जोर से डोर बंद किया था कि उसकी आवाज़ पूरे रूम में गूंज जाती है। सबका डोर बंद था, इसीलिए किसी को इतनी आवाज़ नहीं आती है, पर आनंदी जी का रूम अभी भी खुला हुआ था। वो इतनी तेज आवाज़ सुनकर बाहर जाके देखती है तो उसे कुछ ही दूरी पर वो सर्वेंट दिखती है जो खड़ी थी। उसे देखकर आनंदी जी की नज़र नीचे जाती है, जहाँ गुलाब जामुन नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। उसे देखकर आनंदी जी सब समझ जाती है, पर कुछ बोलती नहीं है और अपना दरवाज़ा बंद करके पीहू के पास आती है, जो बेड पर आलती पालती मारकर बैठी थी और अपनी मम्मा को अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी।
आनंदी जी उसके पास आती है और उसे अपने सीने से लगा कर ले जाती है। वो पीहू से बोलती है, पीहू बच्चा हम कल अपने घर जाएंगे। हाँ पीहू मासूमियत से बोलती है, पर की मम्मा पीहू को यहाँ ही रहना है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। पीहू को देखो, पीहू के साथ खेलने के लिए यहाँ पर कितने लोग हैं। अब तो सिया दीदी भी है जो पीहू के साथ खेलती है। पीहू को कहीं नहीं जाना है मम्मा, पीहू यही रहेगी। आनंदी जी उसकी बात सुनकर समझ सकती थी क्योंकि वहां पर खेलने के लिए कोई नहीं था इसके साथ। पर आनंदी जी पीहू का चेहरा अपने हाथों में भर कर बोलती है, पीहू बच्चा हम हमरे नाना जी के घर जाएंगे, यहाँ से दूर चले जाएंगे, वहाँ खेलने के लिए बहुत लोग हैं जो तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ बच्चा। पीहू भी जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला देती है। आनंदी जी उसका सिर धपधपाने लगती है। कुछ देर बाद पीहू सो जाती है। वही आनंदी जी की आंखों में नींद नहीं थी, वो कुछ सोच रही थी, उसने दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वही दूसरी तरफ त्रियांश की आंखों में भी नींद नहीं थी, वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो एक बियर की बोतल लेता है और उसे पीने लगता है। उसे रह रहकर पीहू का मासूम खूबसूरत चेहरा उसके आंखों के सामने आ रहा था। उसके आंखों में भी नींद नहीं थी, वो बोतल पर बोतल पी रहा था पर उसकी तलब नहीं जा रही थी। वो अब हल्का हल्का नशे में जा चुका था। वो चांद को देखते हुए बोलता है, पता नहीं तुम कब मेरा सुकून बन गई हो, तुम्हारी तलब मुझे कुछ ऐसी लगी है कि अब किसी भी चीज से अपनी तबल नहीं बुझा पा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो बोतल को देख रहा था। फिर त्रियांश ने वो बोतल नीचे फेंक कर कहा, मेरी तलब सिर्फ तुम बुझा सकती हो पीहू, तुम्हारी हो पतले नाजुक से होठ ही मेरी तलब मिटा सकते हैं। त्रियांश आगे बोलता है, तुम्हारी आदत कुछ दोनों में कुछ ऐसी लगी है मुझे कि अब तुम्हारे बिना नींद तक नहीं आती है। मुझे ऐसा कौन सा जादू है तुम में जो तुम मुझ पर चला चुकी हो। जो त्रियांश ओबरॉय हर रात एक लड़की के साथ रहता था, उसे अब कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है, बस तुम्हें चाहता हूँ अपने आसपास हर वक्त, बस तुम ही चाहिए मुझे मेरे आसपास, बस तुम पीहू बस तुम। ये सब बोलते हुए त्रियांश किसी साइको की तरह लग रहा था। अब त्रियांश की प्यार हद से ज्यादा हो गया था, पीहू के लिए त्रियांश का जुनून बन गई थी। अब पीहू उसकी प्यारी प्यारी हरकतें उसे याद आ रही थी। उसे याद करके त्रियांश अपने आप ही हंसना है और बोलता है, कितनी क्यूट हो पीहू तुम, तुम्हारी प्यारी प्यारी हरकतें मेरी दिल में कब उतरा गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी वो नीली आंखें जिसे तुम मुझे देखती हो, कितनी क्यूट लगती हो मेरी लिटिल कीटन। त्रियांश अब पूरा नशे में चूर हो गया था, तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से से बोलता है, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता है, मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा मेरी लिटिल कीटन, तुम्हारी मॉम को भी नहीं, तुम्हारी मॉम ने आज तुम्हें मेरे पास आने नहीं दिया ना लिटिल कीटन, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी माँ से तुम्हें छीन लेता हूँ, तुम मेरी हो लिटिल कीटन। त्रियांश ओबरॉय की इस खलनायक की इतना बोल के त्रियांश वही सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाता है नशे की हालत में। अब रात के 3 बज रहे थे। वही दूसरी तरफ आनंदी जी को अभी भी नींद नहीं आई थी। वो उठकर बालकनी में चली जाती है, तभी उनकी नज़र त्रियांश पर जाती है जो बालकनी के सोफे पर ही सो गया था। आनंदी जी की नज़र त्रियांश के आजू बाजू जाती है जहां बहुत सारी शराब की बोतल थी, जिसे देखकर आनंदी जी समझ जाती है त्रियांश यहाँ बैठकर बियर भी रहा था। वो त्रियांश के चेहरे को एकटक देखने लगती है, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। ऐसे ही देखते देखते उनकी नज़र बाहर जाती है जहाँ पूरा अंधेरा अंधेरा था, पर वहाँ कोई था जिसे आनंदी जी देख रही थी। वो कोई आदमी था जिसे आनंदी जी ठीक से देख नहीं पा रही थी, पर फिर भी आनंदी जी थोड़ा ध्यान लगाकर सामने देखती है तो वहाँ अधीर था जो किसी आदमी से बात कर रहा था और बार बार ओबरॉय मेंशन को ही देख रहा था। आनंदी जी अधीर को देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अब एक थकी अधीर को देख रही थी जो वहाँ कुछ कर रहा था और उस आदमी को अच्छे से समझा रहा था। आनंदी जी एक पल के लिए भी अधीर से नजर नहीं हटाती है। वही अधीर उस आदमी को अच्छे से सब समझा के काम में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है और वो आदमी सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है। अब आनंदी जी को कुछ कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि अधीर ने उसके घर पर भी जासूस लगा रखे थे जो 24 घंटे पीहू पर नजर रखते थे। वही अब अधीर यहाँ कर रहा है। आनंदी जी एक नज़र त्रियांश को देखती है जो सोफे पर था, फिर बाहर देखती है। आनंदी जी समझ गई थी त्रियांश के बॉडीगार्ड होते हुए अधीर कभी भी अंदर आने की सोच नहीं सकता है, जो है बाहर ही है। अब आनंदी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घर के बाहर अधीर था तो घर के अंदर त्रियांश था। अब आनंदी जी पीहू को लेके कहाँ जाए, यही सब सोचते हुए आनंदी जी अंदर चली जाती है। आनंदी जी के अंदर जाते ही त्रियांश की आंखें खुल जाती है, जो लाल हो गई थी। वो एक नज़र आनंदी जी के बालकनी में डालता है और फिर बाहर डालता है जहां वो आदमी गया था। उस बिल्डिंग को देख त्रियांश ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, अधीर तुम्हारी
बेवकूफ़ी ही अब मुझे पीहू दिलाएगी, मेरी लिटिल कीटन मेरे पास आएगी। इतना बोल के त्रियांश अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है, फिर कुछ बोलकर कॉल रख देता है और पीहू की फ़ोटो को देखता है जो त्रियांश के पास थी। उसे देखते हुए त्रियांश पागलों की तरह बोलता है, बस कुछ दिन और लिटिल कीटन, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी, खलनायक की बनोगी। इतना बोल के ईवल स्माइल करता है और पीहू के फ़ोटो को जो फ़ोन में थी उसे सीने से लगाकर आँखों को बंद करता है और सो जाता है। डॉट 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 होटल रूम में मोना की हालत खराब थी, वो बेड पर पड़ी थी। मोना कैसे कैसे करके खुद को खड़ा करती है और अपना फ़ोन लेके किसी को कॉल करती है तो सामने से कॉल पिक होता है तो मोना रोते हुए बोलती है, भाई मेरे लिए चॉप भेजो, मैं आज ही वहाँ आना चाहती हूँ। उसका भाई उससे पूछता है क्या हुआ है, पर मोना कुछ नहीं बोलती है और कॉल कट कर देती है। कुछ घंटों में उस होटल के ऊपर एक चौपर आके रुकता है। मोना तैयार बैठी थी, वो खड़ी होती है और लड़खड़ाते कदमों से ऊपर की तरफ जाती है और जाके चौपर में बैठ जाती है और देखते ही देखते चौपर वहां से निकल जाता है। पर मोना नीचे देखते हुए बोलती है, मेरे साथ जो किया है ना वीर, उसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। अभी जा रही हूँ क्योंकि अभी हम तुमसे नहीं लड़ सकते ही, क्योंकि तुम्हारी पावर जाता है, पर बहुत जल्द मैं और मेरा भाई आएंगे, तब मैं मेरा बदला लूंगी जो मेरे साथ हुआ उसका। वही ओबरॉय मेंशन में त्रियांश की आंख खुलती है, वो उठ के वॉशरूम में चला जाता है और फिर तैयार होके बाहर आता है। वो नीचे जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र पीहू पर जाती है जो रूम से बाहर निकल रही थी फुदकते हुए। त्रियांश उसे देखता है तो उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसे कल रात बुलाया था और ये महारानी आए नहीं। वो पीहू को अपनी लाल आंखों से घूर रहा था, तभी उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वो ईवल स्माइल करने लगता है। त्रियांश पीहू को किसी शिकारी की तरह देख रहा था, जैसे उसका शिकार उसके आंखों के सामने है और वो अब उस पे अपना झपट्टा मारने वाला है। वो अपनी कॉल वॉइस में पीहू को देख बोलता है, लिटिल कीटन हाँ आओ। पीहू जो फुदकते हुए बाहर आई थी वो त्रियांश की आवाज़ सुनकर उसे अपनी मासूम नीली आंखों से देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल। इतना बोल के पीहू त्रियांश की तरफ बढ़ जाती है क्योंकि त्रियांश उसे बुला रहा था। त्रियांश की नज़र पीहू पर जाती है जिसने आज ब्लैक जीन्स और वाइट क्रॉप टॉप पहना था। उसमें पीहू कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसे देख त्रियांश खुद को भूल ही गया था। जहां अभी उसके चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन थे, वहीं अब उसका चेहरा नॉर्मल हो गया था। अब उसके चेहरे पर कोई कठोर एक्सप्रेशन नहीं थे। पीहू त्रियांश के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, क्या हुआ राक्षस अंकल, आपने पीहू को क्यों बुलाया है। त्रियांश उसकी आवाज़ सुनकर होश में आता है और फिर पीहू को देखता है जो उसे ही देख रही थी। त्रियांश अपना सिर एक बार हिला देता है और पीहू को देख अपनी आवक में कठोरता लाते हुए बोलता है, कल कीव नहीं आई थी तुम मेरे रूम में, मैंने कहा था ना मेरे रूम में आना है, मुझे मीठा खाना था, फिर कीव नहीं आई तुम। पीहू उसे देखते हुए अपनी क्यूट आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल पीहू ने आपके लिए यम्मी यम्मी गुलाब जामुन भेजे थे ना, आपने नहीं खाया यम्मी यम्मी गुलाब जामुन। पीहू ने तो खाया भी, आपके लिए भेजा भी था उन दीदी के हाथों से जो वहाँ थी। इतना बोल के पीहू अपना नन्हा सा हाथ ऊपर करके त्रियांश को नीचे की तरफ दिखती है जहाँ वो लड़की काम कर रही थी। फिर पीहू उसे दिखाते हुए बोलती है, राक्षस अंकल पीहू ने उनके हाथों से यम्मी यम्मी गुलाब जामुन भेजा था। त्रियांश उसकी एक बात नहीं सुनता है और पीहू को कमर से पकड़ के अपने पास खींचता है और उसे एक हाथ से उठा लेता है और अपने रूम में चला जाता है। पीहू बेचारी त्रियांश को ही देख रही थी अपनी नीली मासूम आंखों से। वो त्रियांश को टुकुर टुकुर देखते हुए अपनी प्यारी क्यूट सी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल पीहू को नीचे उतारो, आपने पीहू को क्यों अपनी गोदी में उठा लिया है, जल्दी से पीहू को नीचे उतारो। त्रियांश उसे देखते हुए कहता है, नहीं उतारूंगा, क्या करोगी तुम पिट्ठी सी लड़की, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। त्रियांश की बात सुनकर पीहू का मुंह गोलगप्पे की तरह फूल जाता है और वो त्रियांश को घूर घूर के देखने लगती है और अपने हाथ पैर मारने लगती है। त्रियांश से छूटने की कोशिश करती है पर कहा बेचारी पिद्दी सी पीहू, और कहा हमारा त्रियांश पहाड़ जैसा छूटना नामुमकिन था पीहू के लिए। पीहू बहुत कोशिश करती है, फिर धक हार के त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल छोड़ो ना पीहू को। त्रियांश पीहू की बात सुनकर उसे लेके सोफे पर बैठ जाता है और फिर बोलता है, कल नहीं आई थी ना, अब कल का मीठा आज खाऊंगा, वो भी डबल मीठा। पीहू उसे अपनी प्यारी मासूम आंखों को टिमटिमाते हुए देखते हुए बोलती है, तो रुको राक्षस अंकल पीहू आपके लिए मीठा लाती है। इतना बोल के पीहू त्रियांश की गोद से उठने लगती है कि त्रियांश उसकी कमर पकड़ के बैठा देता है और कहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा मीठा तुम्हारे पास ही है।
पीहू उसे कंफ्यूजन से देखते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में कहती है, पर राक्षस अंकल पीहू के पास कुछ भी मीठा नहीं है। इतना बोल के वो खुद को देखती है और फिर एक बार त्रियांश को देखती है और कहती है, देखो पीहू के पास कुछ भी मीठा नहीं है। तभी त्रियांश उसे बीच में ही रोकते हुए बोलता है, नहीं तुम्हारे पास मीठा है। इतना बोल के त्रियांश अपने होठों को पीहू के नर्म होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। त्रियांश की आंखें अपने आप ही सुकून से बंद हो जाती है। जैसे ही वो पीहू के होठों पर अपने होठ रखता है तब पीहू तो शौक होके उसे अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। वही त्रियांश अपने काम में लगा हुआ था, उसे तो अपना मीठा मिला चुका था। वो अपने मीठे को एंजॉय कर रहा था। वही पीहू वैसे ही बैठी थी त्रियांश की गोद में। अब त्रियांश की किस वक्त के साथ डेथ होती जा रही थी। त्रियांश को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। जो कल रात उसकी हालत बिन पानी मछली जितनी हो गई थी, अब उसे अच्छा लग रहा था जैसे बिन पानी की मछली को पानी मिल गया हो। त्रियांश को अपने अंदर काफी सुकून महसूस हो रहा था। चलो उसे तो सुकून मिल गया, पर अब आपके होश उड़ाने ही, क्योंकि मेरे तो कल ही होश उड़ गए थे। नीचे कुछ लिख रही हूँ, उससे जरूर पढ़े। उंगली से नीचे की ओर इशारा। त्रियांश पीहू को किस कर रहा था, वो पूरा पीहू में खो गया था। वही पीहू अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रियांश के ब्रॉड चेस्ट पर मार रही थी, पर कहा त्रियांश को कुछ फर्क पड़ने वाला था पीहू के नन्हे नन्हे नाजुक हाथों से। वो तो अपने में मस्त था, उसे बस अपना सुकून दिख रहा था, क्योंकि जो हालत कल त्रियांश की हो गई थी उसे वो कभी सोचना भी नहीं चाहता था। उसे कल पीहू की तलब बहुत थी, जो आज वो पूरा कर रहा था अपनी तलब को। पीहू बेचारी मारते मारते थक गई। अब उसने त्रियांश को मारना छोड़ दिया था और खुद को ढीला छोड़ दिया त्रियांश के ऊपर। वही त्रियांश अब जाके कहा उसे अपने दिल को शांति मिली थी। वो पीहू को पैशनेटली किस करके अलग होता है और पीहू को देखता है जिसका चेहरा लाल हो गया था, और वो त्रियांश को ही घूर घूर कर देख रही थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी। वही त्रियांश आराम से बैठा था, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। जहाँ पीहू गहरी सांस ले रही थी वही त्रियांश नॉर्मल था। त्रियांश उसे देख अपनी आवाज में शरारत लिए कहता है, मेहनत मैंने की और थक तुम गई। पीहू त्रियांश की बात सुनकर उसे ही अपनी नीली प्यारी मासूम आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। उसे त्रियांश की बात ही समझ में नहीं आई थी, क्या समझती डबल मीनिंग बातें। पीहू का ऐसा कंफ्यूजन से भरा चेहरा देखकर त्रियांश अपनी आंखों को बंद करता है और अपने आप से बोलता है, तुझे इस पूरी दुनिया में यही नमूना मिलना था, अब कैसे रहेगी मेरी आगे की जिंदगी पता नहीं। तभी उसे अपने गाल पर कुछ हल्का सा दर्द होता है, जिसे वो अपनी आंखों को खोल कर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अपने आप से बोलता है, ये क्या बेवकूफ़ है। नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी है। त्रियांश पीहू को ही देख रहा था, क्योंकि पीहू अपनी जी जान लगाकर त्रियांश के सख्त गालों को काट रही थी अपने छोटे छोटे दांतों से, जिसे त्रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर उसके अंदर की गर्मी ने अब तूफान पकड़ लिया था, जो पीहू के लिए अच्छा साबित नहीं था। वही त्रियांश पीहू को देख बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम। तभी पीहू तपाक से बोलती है, आपने मुझे बाइट किया ना। यहाँ पर ये बोलते हुए पीहू अपना नन्हा सा हाथ अपने गुलाबी होठों पर रखकर त्रियांश को दिखाती है। त्रियांश पीहू को होठों को देखता है जो हल्के से सूज गए थे, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आती है और वो वैसे ही उसे देखते हुए बोलता है, तो क्या अब तुम मुझसे अपना बदला ले रही हो। पीहू जल्दी से अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला देती है जोर जोर से। त्रियांश ये देखकर फिर एक बार कातिलाना मुस्कान देते हुए अपने मन में बोलता है, ये बदला ले रही है या मुझे उकसा रही है। तभी पीहू फिर से त्रियांश के पास जाती है, पर इस बार वो गाल पर नहीं बल्कि अपने नाजुक नर्म होठों को त्रियांश के सख्त होठों पर रख देती है और उसे अपने नन्हे नन्हे दांतों से कटने लगती है। त्रियांश जो फिर से अपने ही ख्यालों में था, वो फिर से होश में आता है और पीहू को देखता है जो बुरी मेहनत कर रही थी अपना बदला लेने के लिए। कुछ ही मिनट बाद पीहू थक जाती है और फिर त्रियांश से अलग होती है और उसके होठों को देखती है जहां पीहू के दांतों के निशान थे। उसे देखकर पीहू खुश हो जाती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजाते हुए उसकी गोद में ही खुद रही थी। फिर त्रियांश को देखते हुए बोलती है, पीहू ने भी आपको बाइट किया। जैसे आपने पीहू को बाइट किया वैसे ही पीहू ने भी किया। इतना बोल के पीहू रुक जाती है और त्रियांश को गुस्से से घूर घूर के देखते हुए अपनी क्यूट सी प्यारी आवाज में बोलती है, अब आप कभी भी पीहू को बाइट मत करना, वरना पीहू भी आपको बाइट करेगी। जैसे आज किया, समझे राक्षस अंकल। चलो पीहू को नीचे उतारो, पीहू को बाहर जाना है। पीहू थक गई है, पीहू ने बहुत मेहनत की है, अब पीहू को भूखी लगी है, पीहू को खाना चाहिए। इतना बोल के पीहू त्रियांश के गोद से उतरने की कोशिश करती है, पर त्रियांश उसकी कमर को पकड़ के उसे अपने पास और खींच लेता है।
पीहू अपनी नीली मासूम आंखों को टिमटिमाते हुए उसे ही देखने लगती है। तभी त्रियांश अपनी आवाज में मधोशी भर के पीहू को देखते हुए बोलता है, लिटिल कीटन कुछ देर यही बैठी रहो ना, अच्छा लग रहा है जब तुम मेरे आसपास होती हो तो एक दिल को सुकून सा मिलता है। वैसे भी राइटर का दिमाग खराब हो गया है, स्टोरी बंद करने वाली है तो प्लीज कुछ देर यही बैठी रहो। पीहू को कुछ भी समझ नहीं आता है, वो त्रियांश को देखती रहती है। तभी त्रियांश की नज़र पीहू के टॉप पर जाती है जो ऊपर आ गया था। उसे देख त्रियांश का गला सूखने लगता है, वो अपने सलाइवा से अपना गला तर्क करता है। उसकी नज़र बार बार पीहू की कोमल पेट पर जा रही थी, अब उसे रहा नहीं जाता है तो वो अपना बड़ा हाथ ऊपर करता है और पीहू का टॉप ऊपर करके निकालने लगता है, जिसे देख पीहू की नीली आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। डॉट 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 पीहू उसे अपनी नीली मासूम प्यारी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। वही त्रियांश अब उसका टॉप उसके शरीर से अलग करने लगा था कि तभी पीहू जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों को त्रियांश के बड़े बड़े हाथों पर रख देती है और अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल ये क्या कर रहे हो, ये तो गंदी बात होती है ना, आप मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो, छोड़ो पीहू को, ये गंदी बात है। पीहू मम्मा को बताएगी, पीहू मामा जी को बताएगी, पीहू सबको बताएगी आप गंदे हो, आप पीहू के कपड़े क्यों उतार रहे थे, पीहू की मम्मा ने कहा है कि अपने कपड़े किसी को मत उतारने देना, ये गंदी बात होती है, आपको पता नहीं है क्या। त्रियांश जो पीहू का टॉप निकाल रहा था उसके हाथ वही रुक जाते हैं पीहू की आवाज सुनकर। फिर वो पीहू की सारी बातें सुनता है और अपने आंखों को गुस्से से बंद करके बोलता है, तुम्हारी माँ की बातों की ऐसी की तैसी, जब देखो मेरे रोमांस के बीच तुम्हारी माँ की बातें आ जाती है, तुम्हारी माँ मेरे रोमांस की विलन बनी है, कोई नहीं देखता हूँ कब तक मेरे रोमांस की विलन बनी रहेंगी, बहुत जल्द मैं उन्हें अपनी सासू माँ बनाकर रहूंगा, फिर देखता हूँ कैसे मेरे रोमांस की विलन बनती है। पीहू त्रियांश को अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि त्रियांश क्या बोल रहा था। फिर वो अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल ये रोमांस क्या है। त्रियांश जो आंखें बंद करके आनंदी जी को कोस रहा था, इतने अच्छे खासे माहौल को उनकी सिखाए हुए बातों ने खराब कर दिया था। पर जब पीहू की प्यारी आवाज सुनता है और उसके कहे हुए शब्दों को सुनता है तो जल्दी से अपनी आंखों को खोल के पीहू को देखता है जो उसे ही टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। त्रियांश की आंखों में शरारत छुपी थी, वो पीहू को देख बोलता है, क्या तुम्हें जानना है रोमांस क्या है। तभी पीहू अपना छोटा सा सिर जोर जोर से हाँ में हिला देती है तो त्रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो बोलता है, अच्छा पर मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा रोमांस जिसे तुम्हें भी अच्छे से पता चल जाएगा। पीहू तो खुशी थी कि उसे रोमांस क्या है पता चल जाएगा, वही त्रियांश भी काफी खुश था, पर उसकी खुशी पर जल्द ही ब्रेक लगने वाला था। त्रियांश तो डेविल स्माइल करते हुए पीहू की तरफ बढ़ रहा था कि तभी पीहू की नजर त्रियांश के रूम पर गई, जिसे देखकर पीहू जल्दी से त्रियांश के गोद से कूदकर नीचे उतरती है किसी छोटे बच्चे की तरह। वही त्रियांश पीहू की हरकत देख रहा था, कहीं उसकी खुशी समाये नहीं समा रही थी कि उसे थोड़ा रोमांस करने मिलेगा, पर उसकी खुशी पर इस लड़की ने पानी फेर दिया। त्रियांश उसे देख चीर कर बोलता है कि मेरी गोद से नीचे उतरी हो, तुम्हें रोमांस क्या है पता करना था ना। फिर तभी पीहू जल्दी से पीछे मुड़ती है और अपनी नीली आंखों को बार बार झपकाते हुए त्रियांश को देख बोलती है, राक्षस अंकल ये आपका रूम है, पर आपका रूम तो कुछ अलग दिखता था ना, फिर इतना अच्छा कैसे हो गया राक्षस अंकल। त्रियांश उसकी आवाज में की खुशी देख पा रहा था। तभी पीहू जल्दी से त्रियांश के किंग साइज बेड पर चढ़ जाती है और जोर जोर से कूदने लगती है। वो गद्दा काफी मुलायम था जिसे पीहू को काफी अच्छा लग रहा था। वो कूदते हुए पूरे रूम को देख रही थी, पूरे रूम को देखते हुए फिर से बोलती है, राक्षस अंकल आपका रूम कितना सुंदर है। त्रियांश उसके चेहरे की खुशी ही देख रहा था। पीहू पूरे रूम को देख रही थी जो ब्लैक था, पर उस ब्लैक में कुछ कुछ गोल्डन कलर भी थे जो सोने का रूप दे रहे थे। ऐसे ही पूरा रूम ब्लैक और गोल्डन कलर से रंगा हुआ था। बेड पर भी ब्लैक और गोल्डन कलर के बेडशीट थे जो रॉयल लुक दे रहा था। त्रियांश को ब्लैक कलर ही पसंद था, पर पीहू का रंग गोल्डन था, जिस वजह से उसने अपने रूम में ब्लैक और गोल्डन कलर का कॉम्बो किया था, जिसे उसका रूम किसी महाराजा के रूम जैसा लग रहा था, जिसे देख पीहू काफी खुश थी, उसे ये रूम काफी पसंद आ गया था। त्रियांश पीहू के चेहरे की खुशी देखकर बोला, तुम्हें मेरा रूम पसंद आ गया। पीहू जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देख त्रियांश आगे बोलता है, अच्छा हुआ तुम्हें मेरा रूम पसंद है, क्योंकि ये रूम अब तुम्हारा भी है, क्योंकि शादी के बाद तुम यही रहोगी ना मेरे साथ मेरे रूम में। पीहू का मुंह बन जाता है और वो कूदते हुए रुक जाती है और अपने प्यारे से मुंह का पाउट बनाकर त्रियांश को देखते हुए बोलती है, पर मम्मा ने कहा है आपसे शादी नहीं करनी है, अब शैतान हो, बड़े वाले शैतान हो। पीहू ये सब बड़े मासूमियत से बोल रही थी, जिसे सुनकर त्रियांश का मन कर रहा था कि पीहू को पूरा का पूरा निगल ले।
त्रियांश पीहू का एक हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींचता है और उसे लेके बैग पर बैठ जाता है। अब पीहू त्रियांश की गोद में थी, वही त्रियांश उसे देख रहा था। फिर त्रियांश अपने चेहरे पर थोड़ी थी उदासी लाने का नाटक करते हुए अपना चेहरा बड़ा मायूस सा करके पीहू को देखते हुए बोलता है, लिटिल कीटन तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। अभी उसके दुश्मन या उसके बॉडीगार्ड उसे देख ले तो उन्हें मिनी हार्ट अटैक आ जाए। जो इंसान किसी को मारने से पहले अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलता नहीं, आज वो शैतान मासूम सा बना हुआ है, वो भी एक मासूम सी लड़की को फंसाने के लिए। ये उनके लिए हार्ट अटैक से कम नहीं है। वही पीहू त्रियांश का मासूम सा चेहरा देखकर अपने नन्हे नन्हे हाथों में त्रियांश का बड़ा चेहरा पकड़ के कहती है, क्या हुआ राक्षस अंकल, आप उदास क्यों हो गए हो। तभी त्रियांश भी अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मैं उदास हूँ क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी ना। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं और बड़ा शैतान बन जाऊंगा। बेचारी पीहू उसके जाल में फंसती जा रही थी। वो जल्दी से त्रियांश का बड़ा सा चेहरा ऊपर करने लगती है, जो उसे हो भी नहीं रहा था। ये देखकर त्रियांश अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करता है और पीहू को मासूमियत से देखने लगता है। पीहू उसे देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, क्या हुआ राक्षस अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी त्रियांश फिर से अपनी आवाज में दुनिया जहान की मासूमियत ले बोलता है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं और बड़ा वाला शैतान बन जाऊंगा ना, और मुझे शैतान नहीं बनना है बड़ा वाला। पीहू उसकी बात सुनकर कहती है, अगर पीहू आपसे शादी कर लेगी तो क्या होगा। तभी त्रियांश तपाक से बोलता है, अगर पीहू मुझे से शादी कर लेगी तो मैं सिर्फ उसके लिए अच्छा वाला इंसान बन जाऊंगा। पीहू उसकी बात सुनकर अपनी आंखों में चमक लिए त्रियांश को देखते हुए बोलती है, क्या शैतान अंकल, अगर आप पीहू से शादी करोगे तो इंसान बन जाओगे। त्रियांश डेविल स्माइल करते हुए पीहू के गाल के ऊपर अपना अंगूठा चलाते हुए बोलता है, हाँ पीहू, अगर तुम शैतान अंकल से शादी करोगी तो शैतान अंकल सिर्फ तुम्हारे लिए इंसान बन जाएगा। त्रियांश ने सिर्फ पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, जिसका साफ मतलब था कि वो पूरी दुनिया के लिए शैतान ही रहेगा। पर बेवकूफ पीहू त्रियांश की बात समझ ही नहीं पाती है। पीहू त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल, पीहू आपसे शादी करेगी फिर आप इंसान बन जाना। हाथ त्रियांश पीहू की बात सुनकर डेविल स्माइल करने लगता है और पीहू का छोटा सा चेहरा अपने बड़े बड़े हाथों में पकड़ के कहता है, पक्का ना तुम मुझसे शादी करोगी ना, अगर नहीं करोगी तो मैं और बड़ा शैतान बन जाऊंगा। पीहू त्रियांश के आगे अपनी सबसे छोटी उंगली करके त्रियांश को टिमटिमाते हुए देखकर बोलती है, राक्षस अंकल, पीहू आपको पिंकी प्रॉमिस करती है, पीहू आपसे ही शादी करेगी। डॉट 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 त्रियांश उसकी हरकतें देख रहा था। उसकी ये वाली हरकत त्रियांश के दिल में घर कर रही थी। त्रियांश अपने हाथ की बड़ी वाली उंगली को पीहू की छोटी उंगली में फंसा देता है। तभी पीहू खुशी खुशी त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल देखो, पीहू ने आपको पिंकी प्रॉमिस किया है, अब पीहू आपसे ही शादी करेगी। त्रियांश पीहू की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसे अंदर से काफी अच्छा लग रहा था कि पीहू अब उसे शादी करेगी। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वो बता भी नहीं सकता था। वो पीहू के हाथ से अपनी बड़ी उंगली निकाल के पीहू के दोनों मुलायम गालों को पकड़ के उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोलता है, लिटिल कीटन अंकल, नहीं हबी बोलो। पीहू अपनी नीली प्यारी मासूम आंखों को टिमटिमाते हुए त्रियांश को देखकर कहती है, पर यह हबी क्या होता है राक्षस अंकल। त्रियांश उसकी बात सुनकर पीहू को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, हबी यानी कि हस्बैंड यानी पति, अब हमारी शादी होने वाली है ना, तो तुम मुझे हबी कहो ही। और पीहू बेचारी मासूम को कुछ समझ नहीं आता है, पर फिर भी मासूम पीहू अपना छोटा सा सिर जोर जोर से हाँ में हिला देती है और त्रियांश को देख अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस हबी। त्रियांश पीहू के मुंह से अपने लिए हबी सुनकर त्रियांश की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। उसने राक्षस भी सुना था, पर वो राक्षस पर रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसे पता था कि वो राक्षस से भी बड़ा राक्षस है। पर उसे पीहू के मुंह से अपने लिए हबी सुनकर मानो वो जन्नत में चला गया हो। कितनी प्यार से पीहू ने उसे हबी कहा था। तभी उसके कानों में फिर से आवाज आती है, राक्षस हबी। त्रियांश अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखता है, जो उसे ही अपने प्यारे मुंह का पाउट बनाकर देखते हुए फिर से अपनी मनमोहक आवाज में बोलती है, राक्षस हबी, पीहू को भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। त्रियांश हाँ में सिर हिला देता है क्योंकि वो अब ज्यादा पीहू को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वैसे ही पीहू काफी मासूम है। उसके इतने मासूमियत का फायदा नहीं उठाना चाहता था, जितना उठाना था उसने उठा लिया था। उसे शादी के लिए राजी कर लिया था, अब कितना फायदा उठाना था उसे अब पीहू चाहिए थी हमेशा हमेशा के लिए। त्रियांश पीहू को अपने गोद से नीचे उतार देता है। पीहू गोद से उतर के जल्दी से बाहर जाते हुए बोलती है, राक्षस हबी जल्दी चलो ना, पीहू जोरों से भूख लगी है। इतना बोल के पीहू बाहर भाग जाती है। वही त्रियांश अपना सिर ना में हिलाते हुए पीहू को देखता है, जो बाहर भाग गई थी। त्रियांश भी उसके पीछे चला जाता है।
वही सिया तैयार होके अपने रूम से बाहर आती है। उसे कॉलेज जाना था। वो अपने बैग को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका ध्यान सामने नहीं था। तभी वहां सिया आती है। वो नीचे ही देख रही थी। तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। वो डे से ही गिरने को होती है। वो जोर से चीखती है और कस के आंखों को बंद करती है। उसे लगता है अब वो गई। सिया को चीख सुनकर सब लोग सामने देखते हैं। सब लोग नीचे ही थे। धनुष जी भी डर जाते हैं। शीला जी भी डर जाती है। पर सिया को देखकर वो लोग चैन की सांस लेते हैं क्योंकि सिया गिरी नहीं थी। तभी वहां वीर भी आता है। वो भी सिया की चीख सुन चुका था। वो भी ऊपर की तरफ देखता है। आपको क्या लगा वीर ने बचाया? हर बार क्या हीरो ही बचाएगा? सिया अपनी आंखों को खोल कर देखती है तो डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा सिदियों की तरफ था। वो जल्दी से अपना चेहरा पीछे करके देखती है तो सामने त्रियांश था जो उसकी बाजू पकड़े खड़ा था। त्रियांश उसकी बाजू पकड़ के पीछे खींचता है और उसे सही से खड़ा करता है और अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता, दे भगवान ने आंखें दी है ना तो देख कर चला करो, अगर गिर जाती तो भगवान को प्यारी हो जाती। इतना बोल के त्रियांश अपने कोल्ड ओरे के साथ वहां से निकल जाता है और नीचे आता है। सिया तो बस उसे ही देख रही थी। सिया भी चुपचाप नीचे चली जाती है। शीला जी जल्दी से उसके पास आके उसे देखते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना बच्चा, तुम्हें लगी तो नहीं? धनुष जी भी सिया के पास आते हैं। सिया उन दोनों को इतना चिंता करते हुए देखकर मुस्कुरा कर बोलती है, नहीं मुझे नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। धनुष जी सिया को देख कहते हैं, बच्चा देख कर चलना चाहिए ना, गिर जाती तो। सिया हल्का मुस्कुरा कर बोलती है, सॉरी वो मैं अपने बैग में सामान देख रही थी क्योंकि आज लास्ट पेपर है ना, कहीं कुछ रह ना जाए, यही देख रही थी और ये हो गया। धनुष जी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर सिया को देख कहते हैं, क्या आज लास्ट पेपर है? सिया हाँ में सिर हिला देती है। तो धनुष जी अंश को बुलाकर बोलते हैं, अंश सिया को कॉलेज ठीक से छोड़ देना और हाँ उसे सही सलामत घर भी लेके आना। अंश हाँ में सिर हिला देता है। सिया अंश को देखती है तो मुस्कुरा देती है क्योंकि वो भी अंश को जानती थी। जब भी यहाँ आती थी उसकी मुलाकात अंश से होती थी। अंश अब काफी हद तक ठीक हो गया था। वो आगे आता है और सिया का बैग लेता है और बोलता है, चले सिया। सिया भी हाँ में सिर हिला देती है और सबको बाय बोलकर अंश के साथ जाने लगती है। वो तो चुपचाप जा रही थी पर कोई था जिसके आंखों में खून उतर आया था। उसे सिया का अंश से मुस्कुरा के बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ ये वीर ही था। वो अपनी खूंखार लाल आंखों से अंश को देख रहा था जो सिया से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। अंश की मुठिया कस जाती है। वो अपनी लाल लाल आंखों से दोनों को जाते हुए देख रहा था। तभी उसके कंधों पर कोई हाथ रखता है। वीर पीछे देखता है जहाँ पीहू थी। पीहू को देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो पीहू के गाल पर हाथ रखकर अपने आवाज को नर्म करते हुए कहता है, क्या हुआ पीहू बच्चा? पीहू वीर का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगती है। वीर भी पीहू के साथ जाने लगता है पर उसकी नज़र बाहर की तरफ ही थी जहां से अंश और सिया जा रहे थे। वीर उन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। पीहू वीर को देखते हुए अपनी प्यारी क्यूट सी आवाज में कहती है, भाई आप कहाँ गए थे? अब आप पीहू से बात भी नहीं करते हो क्या? आप पीहू से प्यार नहीं करते हो? इतना बोल के पीहू अपना छोटा सा मुंह फुला लेती है जिसे देख वीर हल्का सा मुस्कुरा के उसके दोनों फुले हुए गालों को हल्के से खींचकर बोलता है, नहीं बच्चा, किसने कहा मैं आपसे गुस्सा हूँ? बस जरा कुछ काम में था इसलिए तुमसे ज्यादा मिल नहीं पाया हूँ। आनंदी जी वीर को देख रही थी। वीर का पीहू के पास होना आनंदी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वीर की आंखों में वो पीहू के लिए कुछ गलत नहीं देख रही थी और वो पीहू को बहन बोलता है जिस वजह से आनंदी जी कुछ बोलती नहीं है। पर जब त्रियांश वहां आता है तो आनंदी जी के चेहरे पर डर आता है क्योंकि त्रियांश अपनी जुनून भरी से पीहू को ही देख रहा था जो वीर से हंस हंस कर बात कर रही थी। त्रियांश अपनी पलकों को झपकाता तक नहीं है, वो बिना पल के झपकाए पीहू को ही देख रहा था। पीहू हसन, पीहू का बोलना, पीहू की क्यूट क्यूट हरकतों को त्रियांश अपनी आंखों में खेद कर रहा था। पीहू जुनून त्रियांश के सिर चढ़ के बोल रहा था जो उसकी आंखों से देखा जा सकता था। इसलिए आनंदी जी को पीहू के लिए डर लग रहा था। पीहू के लिए जिसका जुनून ही इस हद तक है, अगर वो पागलपन में बदल गया था उसकी मासूम सी बच्ची कैसे संभाल पाएगी उसका ये पागलपन? यही बात आनंदी जी को सता रही थी। त्रियांश अपनी आंखों में जुनून लिए पीहू की तरफ बढ़ जाता है। वो एक मिनट के लिए भी अपनी नजरें नहीं फेरता है। वही त्रियांश को पीहू के पास जाता देखकर आनंदी जी जल्दी से पीहू के पास जाती है। त्रियांश के उसके पास पहुंचने से पहले ही आनंदी जी पीहू को वीर से दूर करके अपने पास खींच लेती है और पीहू को देख कहती है, पीहू बच्चा कितनी बातें करोगी, चलो ब्रेकफास्ट करो। इतना बोल के आनंदी जी एक तिरछी नजर त्रियांश पर डालती है और पीहू को वहां से लेके निकल जाती है। वीर जो पीहू से बात कर रहा था ऐसे खींचने की वजह से आनंदी जी को देखता है। उसके चेहरे का डर देखकर वीर कुछ कुछ बात समझने लगता है पर जब आनंदी जी अपनी तिरछी नजरों से त्रियांश को देखती है और पीहू को अपने साथ ले जाती है तो वीर का सब कुछ अब अच्छे से समझ आता है और वो पीहू
को ले जाती हुई आनंदी जी को देख अपना सिर न में हिला के अपने मन में कहता है, आपका ये सब करना कुछ फायदे का नहीं है, क्योंकि जो मैंने त्रियांश की आंखों में पीहू के लिए देखा है उसके हिसाब से तो आपकी मेहनत करना फायदे का नहीं है। कितना दूर रखेंगी पीहू को त्रियांश से और कब तक दूर रख पाएंगी उसे त्रियांश से? आप पीहू को त्रियांश से दूर नहीं कर सकती हो और नहीं ये त्रियांश अब होने देगा। वो पीहू को अब कभी भी अपने आप से दूर जाने नहीं देगा। इतना बोल के वीर भी अपना सर न में हिलाते हुए वहां से निकल जाता है। सबका ब्रेकफास्ट जो गया था, धनुज जी भी किसी काम की वजह से निकल चुके थे। वीर और त्रियांश भी ऑफिस के लिए निकल चुके थे, क्योंकि त्रियांश ओबरॉय कॉरपोरेशन का सेव था, उसे अब सब देखना था वहां का। त्रियांश और वीर के निकलते ही सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी था जिसे अधीर ने रखा था वहां की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो अधीर को कॉल करता है और उसे सब बता देता है। आंधी जी भी अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वही पीहू अपनी माँ को देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शीला जी रूम में आती है। वो आनंदी जी को अपना सामान पैक करता देख बोलती है, आनंदी कहाँ जा रही हो? आनंदी जी शीला जी को देख कहती है, भाभी मैं पीहू को लेके आया से जा रही हूँ। शीला जी आनंदी जी की बात सुनकर कहती है, आनंदी पागल तो नहीं हो गई हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम पीहू को लेके जा रही हो। आनंदी जी अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेके बोलती है, तो क्या करूं? आनंदी जी आगे कुछ बोलने ही वाली थी पर खुद पर कंट्रोल करती है और अपने आप को शांत करते हुए बोलती है, नहीं भाभी मैं पीहू को उसके दादाजी के पास लेके जा रही हूँ, आप चिंता मत करो। पीहू के दादाजी दूसरे देश में है, वहाँ अधीर नहीं आ सकता है। इतना बोल के आनंदी जी पीहू का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ निकल जाती है, दूसरे हाथ में बैग लेके। शीला जी आनंदी को रोकने की कोशिश करती है पर आनंदी जी नहीं रुकती है। वही पीहू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो आनंदी जी को टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी आनंदी जी पीहू को बाहर लेके आती है। वह त्रियांश के बॉडीगार्ड थे पर आनंदी जी आज उनसे भी संभाले नहीं संभल रही थी। वो काम में बैठ जाती है जो गेट के बाहर थी, जो पीहू के नाना जी की थी। उसके पीछे और भी बहुत सी कार थी जहाँ बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लेके खड़े थे, क्योंकि आनंदी जी ने कल रात ही पीहू के नाना जी से बात कर ली थी और पीहू के नाना जी ने उन दोनों को सही सलामत लाने के लिए अपने गार्ड भेज दिए थे। आनंदी जी पीहू को लेके कार में बैठ जाती है और देखते ही देखते वो सारी कार्स वहां से निकल जाती है। शीला जी भागते हुए अंदर आती है और धनुज जी को कॉल करती है और उन्हें सब बता देती है। वही दूसरी तरफ वो आदमी भी अपना फोन निकाल के अधीर को कॉल करता है, तो सामने से अधीर कॉल पिक करता है। वो आदमी अधीर को सब बता देता है। अधीर इवल स्माइल करते हुए सब सुन रहा था, फिर कॉल कट करके सामने पीहू के फोटो को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है, पीहू मेरी जान, अब वो त्रियांश भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। कैसे बचाएगा जब तुम उसे मिलेगी ही नहीं? इतना बोल के अधीर खड़ा होता है और पीहू के फोटो के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए बोलता है, क्योंकि तुम्हें लेके मैं बहुत 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 दूर चला जाऊंगा, जहाँ त्रियांश तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। आ रहा हूँ मैं पीहू मेरी जान। इतना बोल के अधीर सिटी की एक धुन बजाते हुए बाहर निकल जाता है। फोटो को देखते हुए खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, त्रियांश अब कैसे पीहू को बचाएगा और किस किस को बचाएगा? इतना बोल के अधीर अपना फोन निकालता है बाहर और किसी को कॉल करता है, तो सामने से आवाज आती है, ये बॉस। अधीर उसकी बात सुनकर बोलता है, हो गया काम। सामने से आवाज आती है, जी बॉस हो गया है, बस 15 मिनट बाद ये बॉम्ब फूट जाएगा। अधीर जोर जोर से हंसते हुए फोन रख देता है और फिर एक नंबर डायल करता है, तो सामने से अधीरा कॉल उठाता है। अधीर अधीरा से कहता है, हो गया काम? अधीरा सामने से बोलता हे, हाँ भाई बस हो ही गया, समझो उसके कॉलेज से निकलने की देरी है, जैसे ही बाहर आएगी वैसे ही उठा लूंगा। अधीर ये सुन के चुप होता है कुछ देर के लिए, फिर अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, जल्दी करो, कुछ भी करके उसे उठाओ, नहीं तो वो त्रियांश किसी भी समय मुझ तक पहुंच जाएगा। उसे उलझाने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। तभी अधीरा भी बोलता है, हाँ भाई आप चिंता मत करो, हो जाएगा। इतना बोल के वो सामने देखता है और कहता है, भाई वो आ गई है, मैं फोन रखता हूँ। इतना बोल के कॉल कट करता है। अधीर एक ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, किस किस को बचाएगा त्रियांश? इतना बोल के अधीर हंसते हुए अपनी कार को बाहर की तरफ ले जाता है। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड के कार भी निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ सिया कॉलेज से निकल चुकी थी। अंश उसका बाहर वेट कर रहा था। सिया अंश को देखती ही तो मुस्कुरा के उसके पास जाने लगती है। अंश भी उसे जी देख रहा था कि तभी उसकी आंखों में कुछ खटकता है, उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो सामने से सिया की तरफ आ रही वेन को देखा है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिसे देख अंश को कुछ तो गलत होने का लगता है। वो तेजी से सिया की तरफ भागता है। सिया जो अंश की तरफ जी आ रही थी, वो अंश को ऐसे भागता देख डर जाती ही, क्योंकि अंश की रफ्तार काफी तेज थी जो उसकी तरफ ही आ रहा था। सिया को कुछ समझ नहीं आता है, वो वही बुत बने खड़े रहती है।
अंश सिया तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो वैन सिया के सामने आके रुकती है, जिसे सिया डर के मारे 2 कदम पीछे हो जाती है। उस वैन का डोर खुलता है और अधीरा का हाथ बाहर आता है और वो सिया को अंदर खींचने लगता है, पर सिया डर की वजह से 2 कदम पहले ही पीछे ले चुकी थी, जिसे वो अधीरा के हाथ नहीं लगती है। जिसे अधीरा वैन से बाहर आता है और सिया को पकड़ने लगता है। वो सिया का हाथ पकड़ के उसे वैन में बैठा पाता उससे पहले ही अंश वहां आता है और अधीरा के हाथ से सिया हाथ छुड़ाने लगता है, पर तभी अधीरा के कुछ बॉडीगार्ड बाहर आते हैं। वो लोग अंश पर वार करने लगते हैं, जिसे अंश भी उन्हें मार रहा था, पर एक हाथ से सिया का हाथ पकड़ा हुआ था। अंश सिया को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। अगर उसने सिया का हाथ छोड़ा तो अधीरा उसे अपने साथ ले जाएगा। अंश अकेला ही इतने लोगों से लड़ रहा था। अधीर के बॉडीगार्ड भी काफी हटे कट्टे थे। अकेला अंश कब तक उनसे लड़ पाता? पहले की चोट ही उसकी ठीक नहीं हुई थी, फिर भी वो अपनी जान पूरी लगा रहा था। पर कहाँ एक आदमी और कहाँ 7-8 लोग। अधीरा को गुस्सा आ रहा था क्योंकि अंश हर बार उसके बीच आता था। फिर अधीरा वेन में से एक रोड निकालता है और अंश के सिर पर मारता है, जिसे अंश लड़खड़ा जाता है और उसका हाथ सिया के हाथ से छूट जाता है। अंश का हाथ छूटते ही अधीरा सिया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। सिया काफी डर गई थी। वो बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अपना हाथ अधीरा के हाथ से छुड़ा नहीं पा रही थी। अंश जमीन पर गिरा हुआ था, उसके सिर से खून निकलने लगा था। फिर भी अंश सिया को देखता है, जो रोते हुए उसे ही अपनी आस भरी नजरों से देख रही थी। ये देखकर अंश फिर से उठने की कोशिश करता है, पर उठ नहीं पाता है। फिर भी अंश अपनी पूरी जी जान लगाकर खड़ा होता है और अधीरा के पीछे चला जाता है। वही अधीरा सिया को वेन में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। वही अंश भी आता है और सिया का हाथ पकड़ के वेन से बाहर खींचने लगता है, जिसे देख अधीरा चीर जाता है और गुस्से से बोलता है, इतना मारा है फिर भी शरीर में जान बची हुई है, कोई नहीं बहुत वफादार बनता है ना अपने मालिक का, आज अपनी मालिक की इज्जत को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखेगा। इतना बोल के अधीरा इवल स्माइल करते हुए अंश को काम में खींच लेता है और वेन का गेट बंद करता है और वेन वहां से निकल जाती